हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आपका सीएमए फाउंडेशन लेवल का मैंने आपका सारा कोर्स कंप्लीट करा दिया है। डेप्रिसिएशन 100% कंप्लीट करा दिया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेप्रिसिएशन जो है मैंने कैसे कंप्लीट कराया है और कैसे हमारी बुक से मैच करता है नहीं करता ये भी देखो। और जो मैंने क्वेश्चन कराया वो तो एक्स्ट्रा थे, क्या आपकी बुक के क्वेश्चन हुए नहीं हुए ये भी चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो चैप्टर आपका डेप्रिसिएशन है, पहले का स्टडी नोट का 4th पार्ट, और ये हमारा कुछ थ्योरी है। और देखो मैंने थ्योरी भी आपको पूरी कंप्लीट कराई है, हर एक चीज मैंने आपको बताया। ऐसा कोई भी, देखो ये मैंने सारे मेथड आपसे डिस्कस करे हैं कि भाई ये जो मेथड होते हैं, पर इग्नोर इट, ऐसा कोई मेथड हमें को पढ़ना नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको करा चुका है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आपको करा चुका है, उसका मैंने फॉर्मूला ही बताया, उसको मैंने तरीका भी बताया। और याद है आपको मैंने कैलकुलेटर से एक तरीका बताया था इसको सॉल्व करने का, देखो यही तो है वो, कुछ नहीं छूटेगा। देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। अब देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन वे इफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज नॉट ओपन, कराई थी लास्ट में एंट्री पिछली बार, और एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज ओपन, सबकी एंट्री करा रखी है। देखो कुछ नहीं छुड़वाया, कुछ नहीं छुड़वाया, इतना तगड़े तरीके से पढ़ाया है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 करके देखो, अपने बुक खोलो और वहां पर देखो क्या इलस्ट्रेशन नंबर, ये क्वेश्चन दिख रहा है कहीं आपको? हाँ दिख रहा है ना। क्या क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको कहीं? देखो देखो देखो, सारा मैच करो सर, ऐसी चीज सारी मैच करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, और क्वेश्चन नंबर 4 भी मैच करना सर, सब मैच करना। अगर कोई एक क्वेश्चन छूट जाए तो मुझे बता देना, मैं स्पेशली उस वीडियो को बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई क्वेश्चन छूटे, मैंने सारी चीजें कवर करी है दोस्तों, सब सब सब। 7वां क्वेश्चन चेक कर लेना आप। अच्छा ये क्वेश्चन कवर नहीं करा, ऑन 31 ए मशीन परचेज 1,50,000 was paid installation assuming that the rate of depreciation 10% reducing balance। अरे ये तो ना कराने का तब भी आप कर लोगे। बताना भाई, ये 1.5 लाख की मशीन अभी लोग कर लेते, 10% का डेप्रिसिएशन है, 15,000 डेप्रिसिएशन लग गया, अगले साल कितनी बच गई? 1,35,000 पे, और 1,35,000 अगले साल बचेगी। डब्ल्यूडीवी फिर दोबारा 10% लगाएंगे, फिर 13,500 फिर अगले साल। अरे तो डब्ल्यूडीवी है, पहले साल में 1.5 लाख पे डेप्रिसिएशन लगा, 10% लगाया, 15,000 माइनस कर दिया, कितना बच गया? 1,35,000। 1,35,000 फिर 13,500 लगाया, फिर माइनस कर दिया, कितना बच गया? 1,21,150। फिर क्या करा? फिर 12,150 माइनस करा, क्या बच गया? 1,09,350। अरे इसको क्या कराना था? ये तो क्लियर हो गया आपको, नहीं कराया तो अभी लो, अभी करा लेते हैं। मैं वही देख रहा हूँ आज, मैं बस वही देख रहा हूँ क्या ये वाला क्वेश्चन कराया था मैंने। आप देखो चेक करना कि सारा क्वेश्चन कराया नहीं कराया। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, साथ में बुक भी खोल लेता हूं, सामने देखेंगे। क्या आप पहले से शुरुआत करते हैं, एक बार पहले चेक कर लेते हैं कि हमने क्वेश्चन करे या नहीं करे। जो क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं अभी यहाँ पर करा दूंगा आपको, वैसे मेरे को छूटे नहीं होंगे कोई क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन था प्राइस ऑफ मशीन 1,80,000, प्राइस ऑफ मशीन 1,80,000, देख लो आप पहला क्वेश्चन मैच कर गया। दूसरा क्वेश्चन देखो यही सेम क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपकी बुक का गलत है दोस्तों। देखो दूसरा क्वेश्चन आपकी बुक का गलत है, देखो यहाँ पर आपने मैंने बुक में देखो उन्होंने फिर ठीक करा है क्वेश्चन में। देखो अभी नई बुक में आपका ठीक हो गया, वैसे ही पुरानी बुक का था, तो मैंने जो क्वेश्चन डाला था वो पुरानी बुक के हिसाब से डाला था। जो पुरानी बुक में यहाँ पर क्या कर दिया, 5 और 10 कर दिया, और मैंने 3 और 5 के हिसाब से आपको सोल्व करा दिया था, है ना। और आप 5 और 10 के हिसाब से सोल्व कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, नहीं कर सकते? हाँ सर ये कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास। क्योंकि बुक क्या होती है, जो जो क्वेश्चन गलत होते हैं तो मैं इंस्टीट्यूट को मेल कर देता हूँ कि सर ये क्वेश्चन आपका गलत है, इसको ठीक कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन चेंज कर लीजिए। तो मैं अकेला क्या सारे टीचर करते होंगे मुझे पता नहीं है, बाकी मैं तो कर देता हूँ कि सर इतने इस क्वेश्चन पे, इस पेज नंबर पे ये क्वेश्चन गलत है, आप एक बार देख लेना अपने हिसाब से और ठीक कर लेना। तो इंस्टीट्यूट साइड वो कर देता है और ठीक कर लेता है दोस्तों। देखो पहले ही क्वेश्चन आप पुरानी बुक उठाओगे ना दोस्तों, ये नया अपडेट है, तो नए अपडेट के हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ हमेशा। तो देखो 5 10 देख रहे हो आप, ये 5 और 10 था, पहले ये 5 और 10 नहीं था, ये पहले 3 और वो था। इंटरमीडिएट में भी यही क्वेश्चन है सेम, और इंटरमीडिएट में भी 3 और 10 लिखा हुआ था। आप इंटरमीडिएट की बुक डाउनलोड करके चेक कर लीजिए, बट छोड़ो क्या करना है इतना, करना हो तो कर लेना भाई, 5 और 10 कर लेना, 5 और 10 करके सॉल्व कर लेना आप, ठीक है मेरे दोस्तों। 5 और 10 करके सॉल्व कर सकते हो ना इसको। हाँ मैं 3 और 5 करके सॉल्व कराया था, 5 और 10 करके भी कर सकते हो। अच्छा थर्ड क्वेश्चन आप देखो, थर्ड क्वेश्चन, अ मशीन ऑफ 7 लाख, अ मशीन ऑफ 7 लाख, अ मशीन ऑफ 7 लाख, ठीक है मैच कर गया। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब मैंने क्या करा है इसमें बाइफरकेट करा है कि मैंने स्ट्रेट लाइन वाले इकट्ठे ले लिए विदाउट स्ट्रेट लाइन। अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर और द कैलेंडर ईयर परचेज लास्ट में बढ़ते हैं बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड 10% पर एनम। अ कंपनी हुज, ये देखो लास्ट में इंस्टॉलमेंट 10%, ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन आपका मैच कर गया, ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन हो गया स्टडी मैथ से। चलो आगे बढ़ते हैं। आज मुझे इस क्लास में क्या कराना है बेसिकली, आज मुझे इस क्लास में कराना है आपके एमसीक्यू जो पीछे आपकी बुक के हैं।
बाकी एक बार मैं चेक करवा लेता हूँ, मैं हर बार चेक करवाता हूँ बच्चों को कि ये ना रहे कि भाई आपको वीडियो बताते टाइम ये बताया गया था आपका स्टडी मटेरियल कवर होगा, पर आप ऐसे कर रहे हो कि स्टडी मटेरियल कवर ना हो, तो ऐसा नहीं कहना चाहता मैं। देखो ऑन 1 जुलाई 2012 ग्रेनाइट लिमिटेड ये कराया था, याद है ग्रेनाइट करके? देखो 1 जुलाई ये रहा, 4th क्वेश्चन मैच कर गया आपका, ठीक है। 5th क्वेश्चन देख लिया, और आपके पास 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनी परचेज सम मशीनरी, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का है ना दोस्तों। कंपनी परचेज सम मशीनरी, कंपनी परचेज सम मशीनरी इतनी, ये देखो ये रहा, मैंने 2 बार डाल दिया था ये क्वेश्चन बुक के अंदर, तो यही क्वेश्चन है। लास्ट में लिखा है कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे भी लिखा है कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैच कर गया? देखो लास्ट में लिखा है कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, और हमने मैच भी कराया था ये क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन मैंने नहीं डाला, गलती से मैं भूल गया इसको डालना, बट कोई नहीं, ये डाला है यार, देखो यार डाला है यार, कैसे नहीं डाला ये भी, वही तो मैं कह रहा हूँ, डाला तो था मैंने यहाँ पर। देखो यही है ना, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 31/12/2015 और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 31/12 डाल रखा है, और मैंने अभी भी करा दिया। चलो छोड़ो, एक बार चेकिंग कर लेते हैं ना दोस्तों, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। एक बार सारा देख लेते हैं कि 8वां क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हुज बुक्स ऑफ क्लोज 31 मार्च, बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को, बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को। देखो ये रहा 12वां क्वेश्चन, आप ही की बुक का है, सारा आप ही की बुक का है। 9वां, ऑन लेटर द मशीन हुज ओरिजिनल वैल्यू इज 1,20,000 रुपए ऑन 1/4/2013 बीइंग द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन। के बाद एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, मैंने ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट में बताया था आपको, और यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या कह रहा है भाई मशीनरी अकाउंट बनाओ और एसेट डिस्पोजल। हमने पिछली क्लास में कराया ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में ही करा है, ठीक है दोस्तों। और ये आपके पास क्वेश्चन ये रहा लास्ट में, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में मैंने कराया था आपको क्वेश्चन, ये रहा दोस्तों 20 क्वेश्चन, ठीक है 20 क्वेश्चन है आपके पास। देखो दोस्तों आंसर चेक करना, बस इनका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग था, मैंने आपको अलग तरीके से कराया, और जो मेरा तरीका वो बेस्ट है एकदम, ठीक है। आप इसके तरीके से भी कर सकते हो। इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने गलती ये करी है कि डेप्रिसिएशन यहाँ डाल दिया, जबकि डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं डलता। आपको पता है ना, मशीनरी डिस्पोजल से प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं, हमने प्रोविजन के अकाउंट बनाने के बाद करा है। तो इधर देखना सही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना, लॉस चेक करना 7660, और हमने चेक करा था 7660, आप दिख रहा है सामने 7660 दिख रहा है दोस्तों 7660। और बाकी चीज मत देखना, बाकी चीज क्यों नहीं देखोगे, क्योंकि हमने बनाया था मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीन डिस्पोजल। इन्होंने क्या करा, मशीनरी से मशीन डिस्पोजल में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा कोई कांसेप्ट नहीं होता, या तो बनता है मशीनरी अकाउंट प्रोविजन, या मशीन डिस्पोजल नहीं बनता, या बनता है, यह होता है, इनका अलग कांसेप्ट है। आप जो मैंने तरीका बताया आप वो करके लाओगे 100% नंबर मिलेंगे, 100%, कोई नहीं काट सकता। देखो इन्होंने डेप्रिसिएशन कहां चार्ज कर दिया, यहाँ पर चार्ज कर दिया, प्रोविजन पे चार्ज। अच्छा मशीनरी अकाउंट बनाना था और मशीनरी एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना था, प्रोविजन भी बनेगा विदाउट प्रोविजन। ऐसा नहीं होता कि मशीनरी और मशीन डिस्पोजल बने, बस मशीन डिस्पोजल बन रहा है तो प्रोविजन भी बनता है दोस्तों। दो ही कंडीशन होती है, इन्हीं ने लिखा है 2 कंडीशन, देखो आप, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। ये मेंटेन वाला है या नॉट मेंटेन वाला? सर ये नॉन मेंटेन वाला है, और नॉन मेंटेन वाले में सर मशीनरी यहीं बेची जाती है, मशीन डिस्पोजल में नहीं बेची जाती, और मशीन डिस्पोजल जब बनता है तो प्रोविजन भी बनता है, ठीक है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कोई गलत नहीं है कि ये क्वेश्चन गलत नहीं कह रहा मैं, ये क्वेश्चन भी ठीक है। इन्होंने क्या करा है, मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, बस जो बेचते थे मशीन भी एंड के साल पे यहाँ पर उसको ट्रांसफर कर दिया, देखो मशीन डिस्पोजल बेचने वक्त ट्रांसफर कर दिया, बाकी सारे ट्रीटमेंट वही करा है। मेरे तरह का कर लो चाहिए कर लो, बात एक ही, 100% आंसर सेम आने वाला है, ठीक है मेरे दोस्तों। 9 क्वेश्चन कंप्लीट है, मैंने पिछली क्लास में कराया था। देखो ये वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, रिपेयर एंड रिन्यूअल वाला, सेम क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दिखा नहीं रहा, पर आप देख लेना अपनी बुक में। देखो ये क्वेश्चन सुबह फार्मास्यूटिकल, ये भी कराया, ये भी कराया सर, ये भी कराया सर। इसके 2 पार्ट कराए थे मैंने, एक मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड में डाला था ये वाला, और एक मैंने डब्ल्यूडीयू मेथड में डाला था ये वाला, ठीक है दोस्तों। अभी ये खत्म नहीं हुआ, आपको लगता है यहीं खत्म हुआ है? नहीं दोस्तों, अभी देखा तो मैं आपको और क्वेश्चन भी थे। आपको क्या पता सर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर खत्म होने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे आई थिंक, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता दिए हो। एक बार चेक कर रहे हैं बस, नहीं दिए दोस्तों, इंटरमीडिएट लेवल पे है वो, इंटर लेवल पे दिया है, इसमें नहीं है। बाकी आप सारे क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन मैंने आपको डाल रखे हैं इसके अंदर। अब मैंने यहाँ पर दिखा दिया, अगले 10 मिनट में आपको ये दिखा दिया। अब आ जाओ सर एलसीक्यू।
एक ही क्लास के अंदर सारे एमसीक्यू खत्म और डेप्रिसिएशन चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा हमारा। ये लो भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ एसेट वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ, एलोकेशन मतलब बांटना, एसेट की कॉस्ट को बांटना, कैसे, पीरियड ऑफ लाइफ, पीरियड ऑफ दी ओवर द पीरियड ऑफ इस लाइफ, लाइफ के अनुसार। डेप्रिसिएशन का मतलब यही तो होता है। कॉस्ट ऑफ एसेट 10 लाख रुपए की, हम धीरे धीरे करके खर्चा डालते हैं अपने पीएनएल अकाउंट में, धीरे धीरे कैसे करते हैं, लाइफ के अकॉर्डिंग खर्चा डालते हैं। 10 साल है तो 1-1 लाख रुपए डालेंगे। एलोकेशन, एलोकेशन मतलब क्या होता है, बांटना, कॉस्ट को, एसेट की कॉस्ट है उसको बांटना ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ, जितनी एसेट की पीरियड है उसके हिसाब से बांटना, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब वही होता है, ठीक है। In case of depreciable asset are revalued, the provision for depreciation is based on. In case of depreciable asset are revalued, अगर depreciation asset, जो depreciable asset, ऐसी कोई asset जो depreciate होती है, अगर उसकी वैल्यू रिवैल्यू करी तो provision for depreciation is based on. तो provision और depreciation किस पे बेस्ड होगा, इस पे होगा the revalued amount of over the estimate remaining useful life। भाई अगर इसका मतलब है कि अगर एसेट की वैल्यू, आपने कोई एसेट है वो डेप्रिशिएट होती है, मान लो मशीनरी है डेप्रिशिएट होती है, अगर उस मशीन की रिवैल्यू करिए, रिवैल्यू मतलब रिवैल्यूएशन कौन बनाते थे, याद है बचपन में, तो रिवैल्यू करिए, रिवैल्यूड करिए मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक, आज इसकी वैल्यू, मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएबल, आज मशीन की वैल्यू 10 लाख रुपए है, 2 साल बाद इसकी वैल्यू 3 लाख 8 लाख हो जाएगी, तो रिवैल्यूड कर दिया, अब 8 लाख पे शो कर रहे हैं, तो प्रोविजन भी फिर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी 8 लाख पे ही लगेगा, उसी रिवैल्यूड वैल्यू पे लगेगा। ये सिया सर में आ गया, डी इज द राइट आंसर। आई कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरनल कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, बता दो। दोनों इंटरनल कॉजेज आपको मैंने बताया था चार्ट, उसमें से आपको देखकर ही करना है क्वेश्चन सॉल्व, इंटरनल कॉजेज वाला। व्हाट आर द, ये आपके पास होमवर्क में, ये तो आप कर लोगे यार, चार्ट में से देख लेना इंटर वाले कौन से हैं। विच आर द मेथड डेप्रिसिएटेड प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसको रिफर करता है, WDV मेथड को, रिटर्न डाउन, हमेशा याद रखना, इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड WDV मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड WDV। बाकी वो जो मेन करता है वो WDV, और नीचे लिख भी दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि भाई आप स्ट्रेट लाइन मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, पर हमें जो अकाउंट चाहिए होते हैं, हमें जो रिपोर्टिंग करनी होती है, एंड में जो ऑडिट होगा तो वो ऑडिट उसी मेथड से होना चाहिए, और रिपोर्ट अकाउंट्स जो हमें चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अकाउंट मानता है, आपकी कंपनी है, आपने अकाउंट बनाया, साल के एंड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अकाउंट मानेगा, आपके सारे अकाउंट जितने भी सब अकाउंट आपको देना पड़ेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भाई आपका जो मेथड कैलकुलेट करने का होना चाहिए ना, जो आपने एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाया है वो, और वो सिर्फ WDV या SLM बेसिस पर होना चाहिए, और साल के एंड में हमें WDV से ही चाहिए, तो सी इज द राइट आंसर। इक्वल इंस्टॉलमेंट भी कहता है, पर वो WDV ज्यादा प्रीफर करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कौन सा मेथड मानता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट या WDV, पर प्रीफर क्या करते हैं, WDV मेथड। डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग एसेट, लैंड पे नहीं लगता डेप्रिसिएशन। ऑप्शनल मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी, इफेक्ट्स ऑफ टाइम पे, या इनोवेशन इन्वेंशन, इनोवेशन एंड इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी की वजह से। द डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज एट द एंड ऑफ ईयर बाय ट्रांसफरिंग टू पीएनएल अकाउंट। डेप्रिसिएशन के साल के एंड में क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, मैंने सारी एंट्री में कराया, लास्ट के साल में पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कराया। विच ऑफ द एक्सटर्नल कॉजेज, ये होमवर्क में चार्ट देखना, एक्सटर्नल कॉजेज कौन कौन से है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज एग्जांपल ऑफ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज एग्जांपल ऑफ, बताओ क्या होगा। लो भाई, तो 9 का आंसर है एक्सपेंस, और इन्होंने गलत दे रखा है दोस्तों, इन्होंने लायबिलिटी दे रखा है, लायबिलिटी नहीं होता एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है दोस्तों, एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन का जो टोटल होता है, ग्रैंड टोटल होता है, उसको एक्सपेंस। भाई एक डेप्रिसिएशन पहले साल का यहाँ है, ये भी एक्सपेंस है, 2 साल का डेप्रिसिएशन नहीं है, ये भी एक्सपेंस है, 3 साल का, अब इनका टोटल कर दूंगा तो क्या इनका लायबिलिटी बन जाएगी, ये भी तो एक्सपेंस ही बनेगा। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देखो इनको 9 का ए लिखा है, गलत है, 9 का बी पार्ट होगा, ठीक है। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं दैट इज राइट, ठीक है। अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन आती है, आपको नहीं समझ में आता, तो आप मुझसे डिस्कस करो कि सर ये गलत क्यों है, आप मुझे बता दीजिए एक बार। तो मैंने आपको बताया है सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, खर्चा, और अगर डेप्रिसिएशन खर्चा है तो पहले साल का डेप्रिसिएशन, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, दोनों को इकट्ठा कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और वो भी तो क्या हो गया, खर्चा ही हो गया दोस्तों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 10। भाई ये तो कर लोगे आप, सिंपल है, कैलकुलेट कर ले जल्दी से। अब परचेज ऑफ मशीन 8,90,000 की, फ्रेट लगा 7,000 का, इंस्टॉलेशन वाली 30,000, इंश्योरेंस चार्ज 2,000 पे। अब मैं तो सबको जोड़ दूंगा, तो भैया 8,90,000 प्लस 7,000 प्लस 30,000, इंश्योरेंस चार्ज 20,000, ये आ गया 9,74,000, 9,47,000, 9,47,000। रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर देंगे 40,000, माइनस कर देंगे रेजिडुअल वैल्यू 40,000 रुपए, और डिवाइड कर देंगे 5, डिवाइड कर देंगे 5, या 1,81,400। लो भाई 1,81,400, कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल। डेप्रिसिएशन ऑफ 10 ईयर लीज इज बेस्ट देन ऑन द मेथड,
डेप्रिसिएशन ऑन 10 ईयर लीज, 10 ईयर लीज इज बेस्ट डन ऑन द मेथड। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर हमने डेप्रिसिएशन ऑफ अ 10 ईयर लीज इज बेस्ट डन ऑन द मेथड, कह रहा है आपको कौन सा मेथड इस पर अप्लाई करे। अगर डेप्रिसिएशन हमें 10 ईयर का लगाना हो, 10 साल का अगर डेप्रिसिएशन हमें लगाना हो तो कौन सा मेथड लगना चाहिए। सर सिंपल मेथड लगाएंगे हम एसएलएम बेसिस पर। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक डब्ल्यूडी भी निकाल सकते हैं, पर एसएलएम मेथड बेस्ट होगा क्योंकि हमने क्या करा, लीज पर ले रखा है कोई एसेट, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो लीज पे जो ले रखा है एसेट, तो हम क्या करेंगे, लीज का मतलब क्या होता है दोस्तों, उधार पर, रेंट पर ले। तो कोई भी एसेट अगर हमने रेंट पर ली है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाने का क्या मेथड होता है, एसएलएम बेसिस पर होता है लीज पे लेने के लिए। और लीज क्या होता है, ये डिप्लेशन होता है, डिप्लेशन। जब हम उधार लीज पे लेते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, क्वाइंस एंड मारीज लीज पे, लैंड लीज पे ले लेते हैं और उस पे खोदते हैं तो क्वारीज वगैरह निकलती है, तो कोयला निकलता है, दैट इज कॉल्ड लीज। तो उस पे एसएलएम मेथड बेस्ट रहता है। हालांकि डब्ल्यूडीबी निकाल सकते हैं, बेस्ट पूछा, कोई भी लगा सकता है, हमारे लिए डब्ल्यूडीबी हो गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसएलएम बेस्ट क्यों बेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें पहले साल जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करा हर साल उतना ही चार्ज करेंगे, खत्म कहानी। देखो ओरिजिनल कॉस्ट इज 1.5 लाख, रेजिडुअल वैल्यू इज 10,000, डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर 10% अंडर डब्ल्यूडीबी मेथड। तो करे सॉल्व। देखो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, देखो अगर आपके पास, ये बात ध्यान रखना, अगर आपके पास परसेंटेज में दे रखा है तो आपको रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करनी थी, सीधा क्या करना होता है, 1.5 लाख पर लगाना होता है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब ये है कि रेजिडुअल वैल्यू इग्नोर कर देनी चाहिए। तो भैया 1.5 लाख का 10% कितना हो गया, 1500 माइनस कर देंगे, फिर 10% निकालेंगे कितना हो गया इसी का, फिर माइनस कर देंगे, फिर 10% निकालेंगे कितना हो गया, ये आपके पास आ गया 21,150, 12,150 सॉरी। कैसे दोबारा दिखा देता हूं, दोबारा सुन लो एक बात, अगर रेट ऑफ गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर तो रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते मेरे दोस्तों, रेट हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलता है। रेट हमेशा किस पर चार्ज होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे, रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते। अगर आपको रेजिडुअल वैल्यू गिवन है और आपको क्या गिवन है, ईयर गिवन है, तो फिर आप क्या निकालोगे, फिर रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके ईयर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। बट अगर रेट गिवन है तो रेट हमेशा किस पे चार्ज होगा, ओरिजिनल पे चार्ज होगा। मैंने कहा देखना 1.5 लाख, 1.5 लाख, 15,000 माइनस कर दिया तो 1,35,000 हो गया, फिर 10% निकाला इसी का, डब्ल्यूडी मेथड है ना, तो इसी का 13,500 हो गया। तो क्या आ गया इसका 1,21,500, इस पर निकाला 10% है तो 12,150, देखो ये आ गया 12,150 फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन विच फ्लोइंग एसेट डिप्लेशन मेथड इज अडॉप्ट। देखो कहां पर मैंने बताया था, माइंस एंड क्वारीज में डिप्लेशन मेथड लगता है, वेस्टिंग एंड एसेट और बाइंस एंड क्वारीज, ये तो सिंपल ही पता चल गया। लैंड एंड बिल्डिंग पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीबी, या फिर गुडविल पे क्या लगेगा, एमोटाइजेशन। डिप्लेशन कहां लगता है, गुडविल क्या लगता है, एमोटाइजेशन। लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीन पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। और डिप्लेशन कहां लगता है, वेस्टिंग, क्वाइंस एंड क्वारीज एंड माइंस। द वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्या बोलते हैं इसको, बुक वैल्यू, है ना। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉस्ट ऑफ एसेट में से जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देते क्या बोलते हैं, डब्ल्यूडीबी या बुक वैल्यू। आ रहा है बस समझ में, हाँ जी। ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है 1 लाख रुपए, 5 साल इसका रेजिडुअल वैल्यू 2,000, डेप्रिसिएशन फॉर द 4th ईयर एसएलएम बेसिस पे इज 19,600, चौथे साल का डेप्रिसिएशन आपको दे रखा 19,000। अरे एसएलएम मेथड है, पहले साल का भी 19,600 ही होगा, चौथे साल होगा, हर साल 19,600, एसएलएम मेथड है ना। तो डेप्रिसिएशन का रेट कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100 आता है ना, रेट निकालना, बेसिक क्लास में सिखाया था मैंने आपको। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100 दैट इज 19.6। और 19.6 इन्होंने क्या करा है, गलती है, ये हमेशा गलती करते हैं। इन्होंने क्या करा है, रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर देते हैं, पर कभी भी रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं होती। फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ डेप्ट निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट, सॉरी अमाउंट ऑफ डेप्ट अपॉन में कॉस्ट ऑफ एसेट होता है इनटू 100। कॉस्ट ऑफ एसेट होता है दोस्तों, नेट कॉस्ट नहीं होती। कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होती है, ये यहाँ पर इसने रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर देगा तो 20% आ जाएगा। देखना 1 लाख माइनस 2,000 डिवाइडेड बाई, आपके पास 98,000 आ गया तो मैं कह सकता हूँ 19,600 डिवाइडेड बाई आपके पास 19,000 इनटू 100। सर कॉस्ट ऑफ एसेट में कभी भी रेजिडुअल वैल्यू माइनस, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते टाइम कॉस्ट ऑफ एसेट लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू नहीं लिखते। तो ये राइट आंसर होगा, 20 को काट कर लिख दो 19.6%, ये गलत है। तो 19 देखो, आप अगर इसको अप्लाई करोगे जहां पर कॉस्ट ऑफ एसेट में से 2,000 में से ये माइनस कराना है, 2,000 ये 1 लाख में से 2,000 माइनस करे है तो 1900 आ 98,000 आ गया, तो 19,600 डिवाइडेड बाय 98,000 आपके पास 20% आ जाएगा। भाई इन्होंने गलती है, कॉन्सेप्ट गलत है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते टाइम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट ऑफ एसेट, ना कि कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, अपॉन में कॉस्ट ऑफ एसेट, गलत हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि रेट हमेशा कॉस्ट ऑफ एसेट पे चार्ज होता है दोस्तों।
देखो इनका आंसर सी तो है, पर सी इन्होंने 20% लिया, 20% नहीं लेंगे। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। अच्छा देखो इसके सामने आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर वेरी सी गिवन है। डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। amortization means changing the period of proportion the cost of intangible asset, इसका मतलब है change a period with a proportionate cost of a intangible, intangible asset की cost को proportionate basis पर period हिसाब से चार्ज करो, charging a period, period के हिसाब से। अबे यही तो होता है ईयर, यही तो होता है मेरे दोस्तों ईयर, समझो आप। इंटेंजिबल क्या होता है? amortization होता है, ठीक है। तो हमें इसको ना लिखकर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट लिख दोगे, बिल्कुल सही माना जाएगा। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट, अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो उसका मतलब होता है एमोर्टाइजेशन। मेरे एमोर्टाइजेशन की डेफिनेशन लिख देना आप। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ या फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट मींस ये एसेट नहीं लिखा, एसेट का मतलब क्या होता है? फिक्स एसेट से, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट इज टाइप ऑफ नॉमिनल, ये आपको पता है नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट भी आता है, खर्चे लॉस। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल रहा है, मशीन अकाउंट नहीं बोल रहा, ध्यान देना। आज तक हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया, पूरा चैप्टर खत्म करने का है क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट आता ही नहीं कभी बनाने को। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट ट्रांसफर करते, पीएनएल अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन करते थे। अच्छा डेप्रिसिएशन क्या होता था? खर्चा, और खर्चा किस नेचर का होता है? नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस, लॉसेज एंड एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन क्या है? लॉस है, एक्सपेंस है, नॉमिनल नेचर का है। डैश इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बताओ क्या है? चार्ज प्रॉफिट से अगेंस्ट करता है। अप्रोप्रिएशन अबाउट प्रॉफिट तो रिजर्व होता है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? प्रोविजन। याद है चार्ज का मतलब क्या है? पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना। आ रहा समझ में? बिल्कुल। देखो एक एक बात वो है जो मैं आपको पढ़ा चुका। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी विल बी डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, सिंपल ये याद। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कहां चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट में। मशीन पर डेप्रिसिएशन लग गया तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी टू कहां जाएगा भाई? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी बेचकर प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कहां जाते हैं? पीएनएल अकाउंट में। डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। द अमाउंट ऑफ चार्ज टू डेप्रिसिएशन डिक्लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, हर बार डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिक्लाइन होता चले जाता है। बताओ कौन सा मेथड पे होता है? डब्ल्यूडीवी मेथड पे। याद आ रहा है आपको? मैंने कराया था, ऐसे बनता है डायग्राम, ऐसे ऐसे, भूलो मत, सब करा रखा है दोस्तों। डिक्लाइन होता चले जाता है डब्ल्यूडीवी। द फॉर्मूले टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये बताया था फॉर्मूला। यह है क्या? रेजिडुअल वैल्यू, यह है कॉस्ट ऑफ एसेट, यह है नंबर ऑफ ईयर लाइफ, और ये आपके पास 1, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज अ डैश आइटम। आप मुझे बताओ दोस्तों, एक डेप्रिसिएशन ऐसा है जो नॉन कैश आइटम होता है, आपको पता है ये बात? डेप्रिसिएशन लगने से जेब में से कुछ पैसा जाता है क्या? मुझे बताओ। मैं 10 लाख की मशीन खरीद के लाया, और 10 लाख की मशीन खरीदने के बाद मैंने 1 लाख का उसको डेप्रिसिएशन लगा दिया, मेरी जेब से क्या गया? कुछ भी नहीं गया दोस्तों। 10 लाख की मशीन खरीदा, 10 लाख मशीन खरीदते टाइम खर्चा हुआ। अब जब मैं इसको हर साल डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 1-1 लाख रुपए का, तब तो ना कोई खर्चा होगा, ना पैसा आएगा, ना पैसा जाएगा। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम। आपने बचपन में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ी थी और वहां पर सीखा था डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम, ठीक है मेरे दोस्तों, नॉन कैश आइटम। ऑब्सोलेंस क्या होता है भाई? टेक्नोलॉजी होती है, मैंने आपको बताया ना। ऑब्सोलेंस की वजह से डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई? चेंज ऑफ, भाई टेक्नोलॉजी की चेंज, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेंस। इन केस ऑफ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट व्हिच इज for the first time revaluate the account debited is dash। अगर आपका एसेट का रिवैल्यूएट हो रहा है, अगर आपकी एसेट रिवैल्यूएट हो रही है, वैसे तो रिवैल्यूएशन का कांसेप्ट है, अगर आपकी एसेट रिवैल्यूएट हो रही है पहले टाइम, एक ही बार आपने रिवैल्यू करी, वैल्यू का मतलब क्या है? आज आपकी वैल्यू डब्ल्यूडीवी कितनी है और उसको मार्केट से कंपैरिजन करना, मार्केट में कितनी है। और फिर मान लो आज आपकी 10 लाख की मशीन खरीदी, 2 साल बाद आपकी डब्ल्यूडीवी हो 8 लाख रुपए, 2 साल आपकी डब्ल्यूडीवी कितनी होगी? 8 लाख। और मार्केट में इसकी मार्केट प्राइस है 7.5 लाख रुपए। तो आपका जो ये क्या हो गया? 8 लाख आपके डब्ल्यूडीवी है और 7.5 मार्केट में इसकी वैल्यू दिख रही है, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएट कर लो, आप 7.5 लाख पे दिखाओ, और जो 50,000 का है वो लॉस, और लॉस भेज दो पीएनएल अकाउंट के अंदर। क्या बात समझ में आती है? नहीं आती? मैं दोबारा बताने को तैयार हूं। मैंने 10 लाख की मशीन खरीदी, 2 साल बाद उसकी मशीन की वैल्यू 8 लाख हो गई भाई। तो 8 लाख तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में है। अब मार्केट में मैं गया तो मैंने पूछा भाई ये 8 लाख की मशीन कितने रुपए की है? कितने की, मतलब ये 8 लाख की मशीन में देखा, मैंने कहा भाई ये मशीन है, कितने की दोगे आप मुझे पुरानी मशीन? अगर 2 साल पुरानी, उसने कहा 7.5 लाख की मिलेगी भाई। तो मैंने कहा आज तो मेरे 2 साल पुरानी मेरे बुक्स में 8 लाख दिख रहा है, पर बाहर मार्केट में जब मैं गया तो बुक मेरी वैल्यू कितनी दिख रही है? 7.5 लाख रुपए। तो मैं कहा 8 लाख मेरी बुक में और बाहर मार्केट में इसी की वैल्यू सेम मशीन 7.5 में बिक रही है, तो मेरे को कितना का लॉस हो गया? 50,000 रुपए का लॉस हो रखा है। दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएट। रिवैल्यू करना एसेट को। और रिवैल्यू अगर डाउनवर्ड चले गया, देखो यहाँ पर लिखा है रिवैल्यू अगर
डाउनवर्ड चले गया तो मैं अकाउंट को, कौन सा अकाउंट को डेबिट करूंगा रिवैल्यू के सर, मैं अकाउंट को डेबिट करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरा लॉस है दोस्तों, ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये लॉस है। समझ में आया? एक होता है 10 लाख में से 8 लाख होगी, 2 लाख का डेप्रिसिएशन, ये है डेप्रिसिएशन। 10 लाख की वैल्यू हमारे बुक्स अकाउंट में हमारे हिसाब से 8 लाख हो गई। अब ये 8 लाख की वैल्यू मार्केट में कितने की है? 7.5 की। दैट इज कॉल्ड लॉस, और इसको कहते हैं रिवैल्यूएट करना, दोबारा मशीन को, एसेट को रिवैल्यू करना, रिवैल्यू, दोबारा रिवैल्यूएट करना। और अगर लॉस हो गया, अगर डाउनवर्ड चले गया तो लॉस हो जाएगा, और लॉस हो जाएंगे पीएनएल अकाउंट में। अगर अपवर्ड चलेगा तो तब भी पीएनएल अकाउंट में आएगा, पर प्रॉफिट होगा, तब क्रेडिट करेंगे डेबिट की जगह पर। ठीक है सर? अगर ये अपवर्ड होता तो यहाँ पर क्रेडिट कौन सा करते, कौन सा अकाउंट? पीएनएल अकाउंट करते क्रेडिट भी। डैश इज एन एक्सपेंस अकरिंग फॉर द फिक्स्ड एसेट। देखो डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। क्या रहना, डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस। अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो एक्सपेंस हुआ, वो तो इकट्ठा होता है डेप्रिसिएशन का, टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया दोस्तों? थोड़ा तेजी चल रहा है क्योंकि ये बातें मैं सारी बता चुका। अब अगर मैं नहीं भी बताता ना ये पीछे आपका, आप कर लेते, बट क्योंकि मुझे सारा कोर्स कंप्लीट कराना है इस वजह से मुझे बताना है। फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन हैंड टूल द अप्रोच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिवैल्यूएशन मेथड। अब ये आपके पास, ये आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है, मैं आपको बताता हूं उसका मतलब क्या है। अगर आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, डेप्रिसिएशन ऑफ हैंड टूल्स, द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड क्या होता है? यहाँ पर रिवैल्यू करते हैं। 10 लाख रुपए आज मैंने मशीन खरीदी, और 1 साल बाद जाकर बाहर मार्केट में जाऊंगा कि ये मशीन कितने की है 1 साल बाद, तुमने पूछ करा, अच्छा ये मशीन हो गई इसमें 10 लाख की मशीन। दोबारा समझो, आज मैंने 10 लाख की मशीन खरीदी, ठीक है, आज मैंने 10 लाख की मशीन खरीदी, बाहर गया मार्केट में 1 साल बाद, तो मैंने पूछा इस मशीन की वैल्यू कितनी, तो उन्होंने कहा 9.5 लाख, जो 50,000 रुपए हो गया, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन। तो एक हैंड टूल हो गया। इसमें हमें क्या करना पड़ता है? बाहर मार्केट में जाना पड़ता है, वहां वैल्यू पूछना पड़ता है, और रिवैल्यूएशन मेथड अप्लाई होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, वहां पर यही तो करते थे, एसेट की वैल्यू बाहर मार्केट में कितनी है, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन मेथड। हमारा कोई इसमें आएगा नहीं पेपर के अंदर, ये आप अगर नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि ऐसा कोई हमारे को नहीं बताया, ऐसा आपकी बुक में चेक कर लो, कहीं नहीं बताया, आउट ऑफ सिलेबस है ये। ठीक है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया रिवैल्यूएशन का मतलब क्या था। अगर आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है हैंड टूल से, हैंड टूल का मतलब क्या है? हैंड टूल का मतलब है बाहर जाओ और पूछो कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू, इस मशीन की वैल्यू आज कितनी है। अगर 10 लाख की मशीन की वैल्यू 1 साल बाद 9.5 लाख की होगी तो 50,000 रुपए रिवैल्यूड होगी, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड। 50,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, रिवैल्यूएशन मेथड ये कहता है। रिवैल्यूएशन मेथड क्या कहता है? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को कंपेयर करो। अगर मार्केट वैल्यू कम है और बुक वैल्यू ज्यादा दिख रही है, आपकी वैल्यू 10 लाख रुपए दिख रही है और मार्केट में इसकी वैल्यू सबसे 9 लाख रुपए, तो 1 लाख का डिफरेंस आएगा, वो आपका डेप्रिसिएशन होगा। और इस मेथड को अप्लाई करने के लिए दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन मेथड। द दैश मेथड फिजिकली वियर एंड टियर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द इकोनॉमिक एक्सेप्शन स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसमें क्या बताऊं, स्ट्रेट लाइन मेथड ही अप्लाई होगा, फिजिकली वियर एंड टियर आर द मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिक एक्सेप्शन। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते हो वियर एंड टियर पे, वियर एंड टियर मतलब क्या होता है? वियर एंड टियर टूट फुट हो जाना, टूट फुट हो जाके खराब हो जाएगा, तो आपके पास क्या है, इस तरीके से खराब होगा, अगर इकट्ठा खराब होगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से वियर एंड टियर हो रहा है। इकोनॉमिक एक्सेलेंस कभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, कभी नहीं बढ़ी, कभी नहीं बढ़ी, पर वियर एंड टियर धीरे धीरे खराब होता रहता है, धीरे धीरे वियर एंड टियर होता रहता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। अप्लाई कर लीजिए। फॉर्मूला टू कैलकुलेट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड कॉस्ट ऑफ एसेट। अरे फॉर्मूला आप करना, आपका पता ही है, पहले तो मैं ये कर लेता हूं, इसके बाद मेरा एक्टिविजन चालू हो गया। देखो पेटेंट क्या होता है दोस्तों? पेटेंट एमोटाइजेशन, बिल्डिंग लैंड पे नो डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन। मिनरल डिपॉजिट्स क्या हो गए दोस्तों? मिनरल डिपॉजिट्स, मिनरल मतलब माइंस एंड क्वारी से रिलेटेड नेचुरल रिसोर्सेज डेप्रिसिएशन, और इंटरनल कॉजेज क्या हो गया? वियर एंड टियर। मैच कर गया, सही है। डेप्रिसिएशन क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड इक्वल टू इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। डेप्रिसिएशन AS10, देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है? AS10। देखो अब जब आपको एक आगे जाकर ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ोगे, हमारे लिए अभी इतना रोल है ही नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वही समझ लेना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमें बताता है किसके बारे में? एसेट के बारे में, फिक्स एसेट के बारे में। वैसे तो ये फिक्स एसेट के बारे में बताता है, वैसे तो उसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या नाम है इसका? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखो ये पुराना है, नया इसका नाम पहले होता था AS10 का जगह फिक्स एसेट। AS10 का क्या होता था? फिक्स एसेट होता, और आपके पास नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन गया इसका नाम। अब नया चेंज हो गया, इन्होंने अभी भी फिक्स एसेट AS10 को दे रखा है फिक्स एसेट पे, ठीक है। वैसे इसका नाम क्या बन गया? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब ये सारी फिक्स एसेट इसके अंदर आ गई, ठीक है। बाकी मान लेना AS10 क्या होता है? फिक्स एसेट, और डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका भी AS10 के अंदर हिसाब से होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दैट इज रिडंडेंट वैल्यू मेथड। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड क्या होता है? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड डिप्लेशन मेथड,
ASN। अच्छा, डिप्रेशन मेथड का नहीं लगाया मैंने कहीं पर। दोबारा करता हूं, मेरे को दिख ही नहीं रहा यहां पर सही से। पहले तो आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड को इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं, ठीक है। फिक्स एसेट कहां पर होता है? ये डेप्रिसिएशन का AS6 है। डेप्रिसिएशन का क्या है? AS6 है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। फिक्स एसेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 होता है, याद रखना। फिक्स एसेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है और डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन, बेसिक की क्लास में आपको पता है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड ये आपके सिलेबस में है नहीं, वैसे डिप्रेशन मेथड है इसका। इसको क्या होता है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मतलब? इसका मतलब होता है प्रोडक्शन के बेसिस पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना। प्रोडक्शन के बेसिस पर मतलब जितना आप प्रोडक्शन करोगे उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लाइफ के बेसिस पर नहीं। अभी तक हम क्या करते थे? पूरी लाइफ कैलकुलेट कर लाइफ के बेसिस पर हर साल लगाते थे। अब प्रोडक्शन जितना यूज करोगे उतना डेप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन मेथड। डिप्रेशन मेथड में अप्लाई हो जाता है। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होगा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड WDV मेथड। देखो डिप्रेशन मेथड इसका नहीं आंसर होगा, इसका होगा प्रोडक्शन मेथड होगा, ठीक है। डिप्रेशन मेथड इसका आंसर नहीं होगा, वैसे इग्नोर कर दो उसको, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो ये तो खत्म हो गया। अब बताइए, इन केस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड फॉर बट डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, है ना। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड। भाई मिनरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज में डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डिप्रेशन लगाते हैं, डिप्रेशन, दैट इज ट्रू। अंडर स्टेट लाइन मेथड द कॉस्ट ऑफ एसेट राइट ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन में ड्यूरिंग द इकोनॉमिक लाइफ, बिल्कुल सही, इक्वली डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन टेंजिबल एसेट, इट इज नॉट चार्ज ऑन करंट एसेट, बिल्कुल सही है। डेप्रिसिएशन कहां? तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। अब बिल्कुल नाम सही दिया इन्होंने, डेप्रिसिएशन फिक्स। टेंजिबल एसेट भी बोल देते ना तब भी गलत हो जाता, क्योंकि टेंजिबल एसेट के अंदर दो एसेट आती है, एक सॉरी टेंजिबल एसेट के अंदर, बिल्कुल सही है। अगर बोल देते फिक्स एसेट, टेंजिबल नहीं लगाते, अगर टेंजिबल नहीं लगाते तो फिक्स एसेट दो तरीके के एसेट होते हैं, एक टेंजिबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में तो अमोर्टाइजेशन लगता है, इसलिए उन्होंने लिखा डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन टेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल फिक्स मतलब फिक्स वाली, फिक्स दो तरीके की होती है, टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल पे लगता है डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल लगता है अमोर्टाइजेशन, बिल्कुल सही है। कंफ्यूज करने को देगा आपको, कहेगा डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स एसेट, ट्रू या फॉल्स? आप कहोगे फॉल्स। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे नहीं, टेंजिबल फिक्स एसेट पे होता है। फिक्स एसेट के अंदर तो इंटेंजिबल जुड़ा होता है। डेप्रिसिएशन इज प्रोसेस ऑफ एलोकेशन नॉट द वैल्यूएशन, बिल्कुल सही। वैल्यूएशन तो रिवैल्यूएशन होता है। देखो अगर हम एसेट की वैल्यू निकालते हैं दोबारा तो इट्स कॉल्ड रिवैल्यूएशन, और डेप्रिसिएशन क्या होता है? एलोकेशन, खर्चे को बांटना ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ, है ना। ऐसे तो करते हुआ है। 10 लाख की मशीन कर दी, क्या सारी 10 लाख रुपए हम खर्चे डाल देते पीएनएल अकाउंट के अंदर? नहीं दोस्तों, धीरे धीरे करके डेप्रिसिएशन के नाम से डालते थे, ट्रू, बिल्कुल सही। एन एसेट परचेज और 25,000 पे और प्रोवाइडिंग अकॉर्डिंग टू स्टेट लाइन मेथड 10% आपको देगा, ईयर दे रखा है, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% होगा, सिंपल है। 25,000 में से 5,000 गया तो 20,000 बच गया, और 20,000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 10, तो कितना हो गया? 2,000। अब 2,000 डिवाइडेड बाय 25,000, 2,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इनटू आपके पास 8,000, तो इसने फॉल्स दे रखा है। देखो फॉल्स, देखो अब देखो इसमें गलत नहीं हो गया यहाँ पर। अब देखो अगर ये वाला मेथड लगा अप्लाई करे, अपना वाला जो इन्होंने आपको समझाया था अभी कि बच्चे इन्होंने एक गलत करा हुआ, देखो अब एक जगह बुक वाले कितना गलत करते हैं आपके पास, कॉन्सेप्ट हिला देंगे आपका। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, आपकी कॉन्सेप्ट ही हिला देंगे। देखो एक जगह इन्होंने कहा, पहले तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? 25,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 2,000 डेप्रिसिएशन आ गया। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? 2,000 अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट ऑफ एसेट 25,000 इनटू 100। ये मेरा तरीका है, ये मेरा तरीका है जो मैंने कहा था, कॉस्ट ऑफ एसेट आती है। और इनका तरीका क्या है? अच्छा इससे तो परसेंटेज आ रहा है 8%, और इनका तरीका क्या है? इनका तरीका है 20,000 2,000 अपॉन में कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। याद है मैंने इसमें ऐसे कहा था पिछले क्लास में, पिछले अभी जो मैंने आपको समझाया, इनटू 100, और इससे आ रहा है इनका 10%। अगर ये अपना तरीका अपनाए, बुक वाले अपना तरीका, तो 10% सही होना चाहिए ना इनका। इन्होंने फॉल्स कैसे कर दिया फिर यहाँ पर? इसका मतलब अब इन्होंने ठीक करा है, अब इन्होंने कॉन्सेप्ट ठीक लगाया है। अब हमेशा ध्यान रखना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते टाइम डेप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट होता है, स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं होती कॉस्ट ऑफ एसेट। दिस इज राइट। 8% हुआ, तभी तो उन्होंने कहा कि हमारा 10% आ रहा है, फॉल्स है। नहीं तो फॉल्स क्यों कहते? अगर ये अपना अप्लाई कर देते तो क्या होता है यहाँ पर? 10 ट्रू हो जाता है, यहाँ पर 10% इनका भी आ रहा था, तो दैट इज रॉन्ग। तो उन्होंने वाला मैंने बता दिया था वो गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये गलत है, ये इनका तरीका है जो इन्होंने अप्लाई करा था पिछले क्वेश्चन में, और इस वाले क्वेश्चन में इसने हमारा तरीका अप्लाई कर लिया। तो बताओ हमारा तरीका सही होगा, हमारा कौन सा सही है? इनका तो सर हमारा कौन सा सही है? हमेशा रेट ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलता है और ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज होता है, ये हमने पहले भी सीखा था। If WTV written down value machine on 1/95 9,72,000, what will be the value of machine
और 193 एक साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी इफ द मेथड इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, RBM का मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब WDV 10%। द वैल्यू 12 लाख रुपए है, 12 लाख रुपए, अरे 9,72,000 की तो मशीन ही खरीदी है, तो डेप्रिसिएशन लगने से मशीन की वैल्यू कम होगी या बढ़ जाएगी? कम होगी, तो 12 लाख कैसे हो गए यहाँ पर? और ट्रू दे दिया इन्होंने। अच्छा गलत है, उल्टा सीख कर लिया, उल्टा कर लिया दोस्तों, दोबारा सुनेंगे, एक बार दोबारा देखें। इसको मैं कराना चाहता हूं, कहीं पर जगह हो तो यहां कराऊं। 1993 में क्या वैल्यू होगी मशीन की? इस पे करा होगा लेस डेप्रिसिएशन, कुछ डेप्रिसिएशन माइनस करा होगा, फिर 1994 में कुछ वैल्यू बच गई WDV, फिर लेस करा था डेप्रिसिएशन, फिर लेस करा था डेप्रिसिएशन, कुछ लेस करा होगा डेप्रिसिएशन भी, और उसके बाद क्या बच गया? WDV बच गई 1995, और ये बची आपके पास, ये क्या बची आपके पास? 9 लाख, हाँ वो ऐसे कह रहा है क्वेश्चन, ये आपके पास बची 9,70,000। देखो 1195 में इसकी WDV जो है मशीन की 1995 में 9,72,000 है, तो बताओ 2 साल पहले क्या होगी? तो ऑब्वियस ही बात है, बड़ी होगी है 2 साल पहले ना, तो ये 9,72,000 है, 9,72,000 है, और 2 साल पहले क्या होगी? तो 2 तरीके सॉल्व करने के, एक तो इनके आंसर को लेकर चल चेक कर लो। इनका आंसर था 12 लाख रुपए, इनका आंसर क्या था? 12 लाख रुपए। अब 12 लाख रुपए इसका आंसर था, अब 12 लाख पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन, 12 लाख पे क्या लगाएंगे दोस्तों? डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना परसेंट? 10%। तो मैंने कहा अगर 12 लाख पे 10% का डेप्रिसिएशन होता, तो मैंने कहा 12 लाख पर अगर 10% का डेप्रिसिएशन होता तो 1,20,000 पे होता। अब देखो 1,20,000 पे डेप्रिसिएशन लग गया, तो मैंने इसको माइनस कर दिया, ये आ गया 10 लाख, ये आ गया 10,80,000, देखिए आ गया 10,80,000। तो मैंने कहा 10,80,000 आया, ध्यान सुनना, मैं इसका 10% और निकाला, WDV मेथड है ना, तो ये आ गया 10,000, 1,08,000, 1,08,000, 1 लाख दोस्तों 8,000 आ गया यहाँ पर, तो 1,08,000 आ गया। अब 1,08,000 मैंने माइनस कर दिया, 9,72 आ गया। देखो आंसर बिल्कुल सही है। अगर मैं 12 लाख की मशीन लूं तो मेरा 9,72,1995 बिल्कुल ट्रू है आंसर, बिल्कुल ट्रू है। बट सर सोचो, अगर ये क्वेश्चन में 12 लाख नहीं पता होता तो कैसे निकालते हैं? तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा तरीका है, बट आपको तरीका थोड़ा भारी सा लगेगा, ध्यान सुनिए। मैंने कहा मैं इसको वैल्यू मान लेता हूँ 100, क्या मान लेता हूँ इसकी वैल्यू? 100, लेट कर लिया मैंने, ये 100 है। मैंने कहा मुझे नहीं पता था, मैंने लेट कर लिया, ये वैल्यू क्या है मेरी? 100 है, 1993 में मेरी है। अगर मुझे, मैं आपको क्यों निकालना, वैसा आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, पर अगर आ गया तो करना आना चाहिए ना। तो 9,72,000 की आपने WDV दे रखी है, तो उसके पिछले साल कैसे ले जाऊं उसको वैल्यू को? अगर मुझे 12 लाख नहीं पता होता, अच्छा इधर तो पता है, तो मैंने क्या करा, आंसर से कैलकुलेट करता चले गया और देखा 95 वैल्यू आई, अगर आ गई तो ट्रू, नहीं आई तो फॉल्स। पर अगर नहीं पता होता तो मैं क्या करूंगा, जिस दिन मुझे वैल्यू निकालनी उसकी वैल्यू को मैंने 100 मान लिया। अब लेस करूंगा डेप्रिसिएशन 10%, तो क्या होगा? 10 माइनस कर दिया, 10 का 100% कितना हो गया? 10। ये मान लो कि 100 रुपए की मशीन है, 100% मशीन है, तो 10 पैन में क्या बच गया? 90%। अब मैंने फिर 9 डेप्रिसिएशन लगाया, तो एक के बाद क्या बन गया यहाँ पर? 81। दोबारा समझे, मैंने 1993 को इस मशीन को मैंने मान लिया, 1993 को मशीन को मैंने मान लिया 100% है, मैंने 100% मान लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनना, मैंने कहा पहले साल पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 100 का 10% 10 हो गया, तो कितना आ गया? 90 बचा। अब मैंने दूसरे साल में 10% लगेगा किस पे? इस पे, तो 9 आ गया, 9 के बाद एक साल बाद 81, तो ये 81% होगी ये वैल्यू। ये वैल्यू कितने परसेंट होगी? 81%। भाई अगर 1993 में 100% थी, तो 2 साल बाद आकर ये 81% होगी ना, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? अगर 81% है 9,72,000, तो 1% कितना? 9,72,000 डिवाइड बाय 81, तो 100% कितना? तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो 81 आ जाएगा आपके पास। तो 9,72,000 डिवाइड बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 100, देखो 12 लाख रुपए आ गया। आगे समझ में तरीका? देखो ये तरीका होता है। तो क्या कर लो, अगर आपके पास वैल्यू नहीं गिवन तो पहले आप क्या मान लो? 100 मान लो। उस जगह कहां से मानना 100? क्या माननी वैल्यू? 100, जिस दिन की वैल्यू आपको निकालनी है 100 मान लो। फिर डेप्रिसिएशन करते चले जाओ, करते जाओ, और जिस दिन आपको वैल्यू दे रही है उस दिन कितनी परसेंटेज थी, उससे उस परसेंटेज से सीधा आप कर लो। 9,72,000 को 81% पूरा डिवाइड कर दो, 81% दबा दो, या 81 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो 81% दबाओगे तो ऑटोमेटिकली 100% ले आएगा, तो 2,12,00,000 आ गया, बिल्कुल ठीक आंसर आ गया। ठीक है, दोनों तरीके सिखा दिए। आंसर दे रखा उससे कैसे निकालते हैं, अगर आंसर नहीं दे रखा होगा तो उससे कैसे निकालेंगे। चलो भाई, ये आपके पास इसका आंसर ट्रू हो गया। अंदर भाई 3 क्वेश्चन बचे, खत्म करो जल्दी से।
अंडर द आरबीआई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड द वैल्यू ऑफ मशीनरी नेवर कम जीरो। बिल्कुल ठीक, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कभी मशीन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि हमेशा 0.00 करके आएगी, पर जीरो नहीं होगी एग्जैक्ट। पर अंडर डेप्रिसिएशन मेथड द मशीन की वैल्यू जीरो, बिल्कुल सही है। रिड्यूसिंग बैलेंस WDV मेथड पे मशीन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, स्ट्रेट लाइन मेथड में 100% जीरो हो जाएगी। तभी तो यही तो डिसएडवांटेज था जबकि स्ट्रेट WDV मेथड बनाया गया, कि स्ट्रेट लाइन मेथड सॉल्व करते हुए मशीन की वैल्यू जीरो होती है, बल्कि मशीन बिक जाती है कुछ ना कुछ। तो ओरिजिनल कॉस्ट तो याद रखेगा आपकी बात, आप खुद ही सॉल्व कर लेना। मैंने कहा मेरे पे 5000 की मशीन खरीदी, इस पे 50% का डेप्रिसिएशन लग रहा है WDV के साथ, 50% लगाया तो 2500 हो गया माइनस, फिर 50% लगाया इस पे, फिर 1200 बचा के फिर माइनस, फिर 50% लगाया उसी वैल्यू पे, करते जाओ माइनस करते जाओ, आपका एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा, 0.00 करके 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पर एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 2,25,000 की, सेल्वेज वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू इतना, सेकंड ईयर पे 10% अंडर द WDV मेथड। क्या निकाल सकते हैं? हाँ देखो ऐसी भाई 2,52,000, अगर देखो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, क्या WDV मुझे कोई काम का, अगर मुझे रेट गिवन होगा तो मेरे को स्क्रैप वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मैं सीधा रेट अप्लाई करूंगा ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो 2,52,000 का 10% कितना आ गया? 25,200 माइनस कर दिया, फिर इसका 10% निकाला, कितना आ गया? 22,680। 22,680 आ रहा है दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, तो यहाँ तो 21,600 आ रहा है। मैं दोबारा सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा कितने की वैल्यू मशीन है मेरी? 2,52,000 की मशीन है, 2,52,000 की मशीन है, मुझे दूसरे साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, पहले साल का डेप्रिसिएशन 10% लगाऊंगा। क्यों? स्क्रैप वैल्यू का कुछ नहीं करेंगे, अगर रेट गिवन है तो स्क्रैप वैल्यू से मतलब नहीं, रेट हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है, हम रेट को प्रेफरेंस देंगे। 25,200 आ गया, माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई वो आई 2,26,800। अब इसका 10% निकालूंगा क्योंकि WDV मेथड चल रहा है, तो इसका 10% निकाला तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ गया 200 साल में? 22,680, 22,680 आ गया। और इसका क्या आ रहा है दोस्तों, देखा ना जरा, इसका आ रहा है आपके पास 21,600। क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड ईयर 10% अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। गलत है दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर क्या है? फॉल्स होगा। आपको करके दिखा दिया मैंने। सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन दोस्तों क्या आएगा? सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन आपके पास 22,680 आएगा, ठीक है। किसी हालत में 21,600 नहीं आ सकता, फॉल्स आंसर है, इसका आंसर गलत है। द पोर्शन ऑफ एक्विजिशन ऑफ कॉस्ट, एक्विजिशन मतलब खरीदना, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? खरीदना। तो एक्विजिशन जब मैंने कॉस्ट ऑफ एसेट खरीदा, उसका जो पोर्शन है येट टू बी एलोकेट इज नोन एज WDV वैल्यू। बिल्कुल सही है, इसका मतलब हिंदी में समझाता हूं आपको मैं। कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट मैंने खरीदी, उसका पोर्शन कुछ पार्ट मैं एलोकेट करता हूं, मैं बांटता हूं, बांट दिया, उसका कुछ पार्ट मैंने एलोकेट कर दिया, हटा दिया, हटा दिया मतलब खत्म कर दिया, डेप्रिशिएट कर दिया। तो मैंने कहा अगर मैं 10 लाख की मशीन करती है, इसमें से 1 लाख का मैंने पोर्शन जो कि एलोकेट कर दिया, हटा दिया, एलोकेट मतलब बांट दिया, बांट दिया मतलब हटा दिया, तो जो बच जाएगा क्या वो WDV होगा? अरे यस WDV होगा वो। आ रहा है समझ में आपको? लास्ट क्वेश्चन, क्या समझ में आया वाला पॉइंट? 10 लाख की मशीन है, 1 लाख का पोर्शन मैंने हटा दिया, डेप्रिसिएशन जो बच जाएगा वो क्या होगा? WDV या नहीं? WDV होगा, दैट इज ट्रू। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड WDV मेथड डेप्रिसिएशन डिक्रीज एवरी ईयर, हर साल धीरे धीरे डिक्रीज होते चले जाता है। याद है आपको? ऐसा एग्जांपल था इसका, अब मैंने ऊपर करा था 12। तो उसमें आपकी गलती पता चलेगी कौन कौन सी गलती है और कौन कौन सी गलती नहीं है। तो बस सर आपका डेप्रिसिएशन पूरा खत्म। एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज, अगर कोई प्रॉब्लम आते है बेझिझक मुझे मैसेज करिए, कोई प्रॉब्लम आए, मैं हर बार एक ही क्लास में ये बोलूंगा, हर क्लास में मेरा का शेड्यूल यही रहेगा। कोई प्रॉब्लम आएगी व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ग्रुप पे मैसेज करिए, पर्सनल प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए मुझे। अगर मैं रिप्लाई नहीं करता तो एक वजह है, वजह इस बात की है कि मैं या तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं या कहीं पे बिजी हूं। अगर मैंने देख लिया तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि अभी या तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, बता दूंगा, और देखकर इग्नोर नहीं करूंगा, आपको मैं जरूर बता दूंगा। अगर देखकर बोल दूंगा सर अभी मैं बिजी हूं, बाद में बता दूंगा। ये तो कैसे रहेगा। थैंक यू मेरे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू।